बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स डिकन्स की एक बहुत ही फेमस नावल ए टेल ऑफ टू सिटीज़ को डिस्कस करते हैं। चार्ल्स डिकन्स जो था ये विक्टोरियन एज का एक बहुत ही फेमस नावलिस्ट था। इसकी इब्तदाई ज़िंदगी ज़रा मुश्किलात में गुजरी थी। बाद में इसने एक नावल शाया किया पिकविक पेपर के नाम से, जो बहुत मशहूर हुआ। तब से इसने राइटिंग का सिलसिला जारी ही रखा। इसकी मशहूर नावल्स में से देखें तो हम उसके बाद से काफ़ी सारी नावल पब्लिश हुई, जिनमें एक कॉल्स क्रिसमस क्रिसमस कैरल, और उसके साथ डेविड कॉपरफील्ड हो गया, टेल्स ऑफ टू सिटीज़ हो गई, अच्छा उसके अलावा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो गई। ये इसकी नावल्स बहुत ही फेमस गुजरी। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फेमस नावल्स में से एक फेमस नावल ए टेल ऑफ टू सिटीज़ को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसकी सेटिंग रखी गई है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, और इसमें दो शहर डिस्कस किए गए हैं, यानी जो जो सिटीज़ की टेल्स हैं उसमें एक पेरिस है और दूसरा जो है लंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नावल को। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स को देखें तो लूसी मैनट जो है ये एक यंग ब्यूटीफुल वुमेन है, जिसकी अर्ली लाइफ जो है वो सैडनेस में ही गुजरी है। लूसी मैनट के फादर डॉक्टर मैनट, ये इन्होंने अपनी अनहैप्पी लाइफ गुजारी है। 18 साल बेस्टील के किले में ये कैद रहे हैं। चार्ल्स डार्नी एक फ्रेंच शख्स है जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो फ्रांस की जासूसी कर रहा है और इंग्लिश वालों के साथ मिला हुआ है। सिडनी कार्टन, ये बिल्कुल चार्ल्स डार्नी ही की तरह दिखने वाला एक और शख्स है। ये लायर है प्रोफेशनली, और इसकी ज़िंदगी जो है ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल गुजर रही है। एक और करैक्टर देखें तो मैडम डिफॉज, ये एक नीम खिप्ती टाइप की वुमेन है जो ज़्यादातर अपना वक्त कपड़ा बुनने में गुजारती है। तो मैं कहानी को तफसील से स्टार्ट करता हूँ। नवंबर की सर्दियां हैं, 1775 का ईयर है। एक जेंटलमैन डोवर इन में दाखिल होता है और एक कमरे में इंतज़ार करता है। इतनी देर में एक ख़ातून आती हैं, मिस मैनट। जैसे ही वो मिस मैनट को देखता है उसे कुछ पुरानी यादें आती हैं। उसे याद आता है कि एक 2 साल की बच्ची थी जिसे वो फ्रांस से उठाकर इंग्लैंड लाया था। उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी ही थी। मिस मैनट उसे बताती हैं कि मुझे कल एक लेटर मिला है बैंक की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे जो डेड फादर हैं उनकी प्रॉपर्टी के मतलब कुछ डिस्कवरीज़ हैं जो उन्हें बतानी हैं। तो कहती है कि एक शख्स मुझसे मिलने आएगा, जारवेस लॉरी नाम का। वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन भी देगा और सारा कुछ बताएगा भी। और वो फिर बताती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ जो फ़्रांस में पैदा हुई थी, लेकिन मैं फिर इधर इंग्लैंड में आ गई और मेरा कोई फ्रेंड नहीं था कि मैं जाके पेरिस खुद तहकीकात कर सकूँ, इसलिए उन्होंने मिस्टर लॉरी को अपॉइंट किया था। वो शख्स ये बात सुनता है और कहता है, हाँ मैं ही मिस्टर लॉरी हूँ और मैं तुम्हारे बाप को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो इनफैक्ट मेरे बहुत गहरे दोस्त से 20 साल पहले वो हमारे बैंक के क्लाइंट थे। बैंक का नाम टेल्सन्स बैंक है, और तुम्हारे बाप और मैंने कुछ प्राइवेट बिजनेस भी इकट्ठे किए थे। लड़की ये सुन के कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरे फादर मेरे पैदा होने से पहले मर गए थे और 2 साल बाद मेरी माँ भी चल बसी। ये सुन के कहता है कि सपोज़ करो, डरना मरना नहीं, बिल्कुल बात सुनो ध्यान से। सपोज़ करो कि तुम्हारे बाप ज़िंदा हों और किसी ऐसे शख्स ने जिसके पास इतनी पावर हो उन्हें जेल भेज दिया हो। तो ये सुन के लड़की के हवास बाख्ता हो जाते हैं। वो सोचती है ये क्या, लेकिन फिर ये आगे कहता है कि असल में हुआ ऐसा ही था। तुम्हारी माँ जो हैं उनको पता चला कि किसी नोबल मैन ने तुम्हारे बाप को उठा के जेल में डाल दिया है। वो ख़ुद बहुत अरसा रोई तड़पी, कोशिशें की, लेकिन सारी कोई फ़ायदा नहीं हो सका। तुम्हारी माँ जो उस वक़्त प्रेग्नेंट थी, फिर तुम पैदा हुई, तो तुम्हारी माँ ने बेहतर यही समझा कि वो तुम्हें यही बताएं कि तुम्हारा बाप मर चुका है, ताकि तुम उन तमाम सफरिंग से ना गुजर सको। एक्चुअली तुम्हारा बाप जो है वो ज़िंदा है और उसे पिछले 18 साल से बेस्टील के किले में के अंदर जेल जो है वहाँ पे कैद रखा गया है, और अब तुम और मैं मिलकर जाएंगे, तुम्हारे बाप को वहाँ से लेके आएंगे। एक्चुअली वहाँ पे एक मेरा सर्वेंट है, मेरा सर्वेंट नहीं है, तुम्हारे बाप का एक सर्वेंट था जो वहाँ पे उनकी केयर कर रहा है। फ़िलहाल वो उन्हीं के घर हैं। तुम और मैं जाएंगे और उन्हें जाकर लेके आएंगे। दोनों फ्रांस चले जाते हैं। फ्रांस में वाइन शॉप में एंटर होते हैं। वहाँ पे मैडम डिफॉर्ज और उनके हस्बैंड डिफॉर्ज बैठे हुए हैं। मैडम डिफॉर्ज जो है ये निटिंग कर रही हैं। ये पूरे नावल में बुनती रहती हैं कपड़े पे कुछ। डिफॉर्ज इन दोनों के पास आता है और इनको लेकर बैकयार्ड में चला जाता है। वहाँ पे ये लड़की के साथ बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आता है, क्योंकि ये आखिर उसके मालिक की बेटी थी। जब ये डिफॉर्ज एक लड़का था तब ये डॉक्टर मैनट के यहाँ वर्क किया करता था। वो इन दोनों को लेकर ऊपर जाता है। ऊपर एक तारीक कमरा होता है जिसमें डॉक्टर मैनट बैठा शूज़ बना रहा होता है।
डॉक्टर मैनट 18 साल जेल में रहा। अब वो बात करना तक भूल चुका था, नीम खिबती हो गया था, उसकी अकल ठिकाने नहीं रही थी, वो बिल्कुल भूला भूला सा, पागल पागल सा लग रहा था। वो तीनों इसके पास आते हैं, इससे बात करते हैं, थोड़ी देर वो बात करते हैं, फिर एक लड़की आती है, लड़की यानी उसकी बेटी मिस मैनट डॉक्टर मैनट के पास आती है, डॉक्टर मैनट से बात करती है। डॉक्टर मैनट को उसके बाल देखकर कुछ याद आता है। वो फटाफट अपना तवीज़ खोलता है और उसमें उसने चंद गोल्डन बाल रखे हुए थे। वो कहता है कि जब मुझे नॉर्थ टावर में ले जाया गया तब ये बाल मेरे कंधे पे इसी तरह मौजूद थे और ये मेरी बीवी के बाल थे और मैंने इनको तावीज़ बनाकर गले में पहन रखा है। फिर वो उसकी आवाज़ सुनता है, कहता है तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल मेरी बीवी जैसी है। फिर वो उसकी आंखें देखता है तो वो कहता है तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी बीवी जैसी हैं, लेकिन तुम कौन हो? तो फिर वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। फिर ये दोनों बाप बेटी एक दूसरे से मिलते हैं। सीन बदली होता है, 5 साल गुजर चुके हैं। 5 साल बाद लंदन में एक ट्रायल हो रहा है एक शख्स का। उस शख्स का नाम चार्ल्स डार्नी है। इस वक्त इसके ख़िलाफ़ 4 गवाह मौजूद हैं। 2 जो हैं इसके प्रोसिक्यूटिंग लायर हैं और 2 जो हैं इसके हामी, जो इसकी वकालत कर रहे हैं, डिफेंस लायर्स। एक लायर का नाम मिस्टर स्ट्राइवर है, जबकि दूसरा सिडनी कार्टल है। सिडनी कार्टल जो है बिल्कुल एक साइड पे बैठा हुआ छत को घूरी जा रहा है और जो स्ट्राइवर है वो केस में इंटरेस्ट ले रहा है। सिडनी कार्टर को इस केस में ज़रा दिलचस्पी नहीं है। तो इस मुलज़म पे इल्ज़ाम है, यानी चार्ल्स डार्नी पे इल्ज़ाम है कि ये जो है ये स्पाई है फ़्रांस का और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है ये इंफॉर्मेशन देता रहा है सोल्जर्स की फ़्रांस को, ताकि फ़्रांस को हेल्प मिल सके इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जंग लड़ने में। लायर ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है और कहता है ये चार्ल्स डार्नी जो है इंग्लैंड और फ़्रांस के दरमियान बिज़नेस के सिलसिले में तिजारत करता रहा है, लेकिन इसने कभी किसी को नहीं बताया कि इसने बिज़नेस क्या किया है। ताहम चार्ल्स डार्नी का एक फ्रेंड है जिसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, वो अच्छा शहरी था इसलिए उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी और आज वो यहाँ पे इसका जो है चश्मदीद गवाह के तौर पे मौजूद है। कोर्ट जॉन बारसट को बुलाती है, ये चश्मदीद गवाह है। ये आके कुछ लिस्ट्स दिखाता है। इस लिस्ट्स में डिफरेंट तरह के सोल्जर्स के नाम हैं और ये लिखा गया है कि ये कब तक यहाँ से लीव कर रहे हैं और ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं। जॉन बारसट ख़ुद को चार्ल्स डार्नी का एक गहरा दोस्त बताता है, लेकिन मिस्टर स्ट्राइवर कहते हैं कि तुम गलत बयानी कर रहे हो, तुम्हारे पास ये जो लिस्ट हैं ये तुमने खुद लिखी हैं, एक्चुअली तुम खुद एक स्पाई हो, ना कि चार्ल्स डार्नी, और तुम चार्ल्स डार्नी के दोस्त भी नहीं हो। तुम सिर्फ एक दफ़ा उससे मिले थे कैरेजेस और होटल्स और शिप्स वगैरह पे जब फ़्रांस में तुम सफ़र कर रहे थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है और तुमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसे खाए हैं ताकि तुम चार्ल्स डार्नी को फंसा सको। ये इल्ज़ामात लगाकर उस चश्मदीद गवाह को वापस बिठा दिया जाता है, यानी जॉन बारसेट को। इसके बाद मिस मैनट को कटहरे में बुलाया जाता है और सारी स्टोरी पूछी जाती है। मिस मैनट कहती हैं कि जब मैं अपने बीमार बूढ़े बाप को 18 साल की जेल से रिहा होने के बाद फ़्रांस से इंग्लैंड लेके जा रही थी, हमारी शिप जो थी वो क्लेस नाम की जगह पे खड़ी थी और हम इंतज़ार कर रहे थे चलने का। तब मैंने अपने बाप को बेड लगा के दिया डेक पे ताकि वो कुछ आराम कर सकें। मुझे कुछ इल्म न था कि हवाएं किस तरफ से किस तरफ चल रही हैं। तब ये शख्स आया, यानी चार्ल्स डार्नी मेरे पास आया। उसने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात की। वो मेरे बाप की सेहत के बारे में बहुत फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था। उसने डॉक्टर मैनट का बेड उठा के भी ठीक तरह से एडजस्ट किया ताकि हवाओं की वजह से उनकी तबीयत ख़राब ना हो सके। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं एक इतने अच्छे इंसान के ख़िलाफ़ बयान देने जा रही हूँ, लेकिन उससे लायर पूछता है कि तुमने जो बातें सुनी वो बताओ। वो कहती है कि इसके साथ 2 और फ्रेंच जेंटलमैन भी मौजूद थे। ये लोग, इसने मुझे बताया, चार्ल्स डार्नी ने बताया कि इसका जो बिज़नेस है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इसको बहुत यूज़फुल और केयरफुल रहना पड़ता है ताकि वो देख सके कि कोई भी शख्स ट्रबल में ना आ जाए। इसने अपनी फ़ैमिली का नाम, जो असल नाम है, वो भी चेंज कर रखा है और इसे आए रोज़ फ़्रांस और इंग्लैंड के दरमियान ट्रैवल भी करना पड़ता है। मिस मैनट की बात सुनी गई और उसे वापस भेज दिया गया। इसके बाद डॉक्टर मैनट को कटहरे में बुलाया गया और उससे पूछा गया कि आप बताइए क्या बातें थी। डॉक्टर मैनट कहता है, देखिए तब मैं बीमार भी था, बूढ़ा भी था, मेरी अक्ल इतनी काम नहीं कर रही कि मैं इस शख्स को इवन पहचान भी सकूं। डॉक्टर मैनट के बाद एक और गवाह को बुलाया जाता है जिसका यह दावा था कि उसने डोवर के आर्मी कैंप के नज़दीक चार्ल्स डार्नी को फ़ौजियों से बातें करते और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते देखा है। जैसे ही उसने ये बयान दिया तो वो वकील,
यानी सिडनी कार्टन जो काफ़ी देर से बैठा छत को घूरे जा रहा था, उसने पर्ची पे कुछ लिखा और जल्दी से स्ट्राइवर को थमा दिया। स्ट्राइवर वो ओपन करता है पर्ची और मुस्कुराते हुए उस गवाह से पूछता है कि क्या तुम वाकई श्योर हो कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? वो कहता है बिल्कुल, मैंने अपनी आँखों से देखा है। तब कार्टन जो है वो उठता है और वो उठ के कहता है कि देखो, उसकी शक्ल को ध्यान से देखो और मेरी शक्ल को ध्यान से देखो। अब बताओ कि हम दोनों में से तुमने किसको डोवर आर्मी कैंप पे फ़ौजियों से बातें करते देखा है? तो वो शख्स कंफ्यूज हो जाता है और वो वापस चला जाता है। तब मिस्टर स्ट्राइवर बताते हैं कि चार्ल्स डार्ने जो है फ्रेंच नोबलमैन है, इसका प्राइवेट फैमिली बिजनेस है फ्रांस में, जिसकी वजह से इसे आना जाना पड़ता है। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया, उसके हक़ में काफ़ी सारे दलाइल देते हैं। इस दौरान जो डॉक्टर मैनेट की बेटी थी, मिस मैनेट, वो कोर्ट रूम में बैठी बैठी उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो सिडनी कार्टन जो है वो सीलिंग की तरफ ही देखता देखता कहता है कि वहाँ देखो, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। कोर्ट के अमले से कहता है जल्दी से उसकी केयर करो, उसे वहाँ से ले जाओ। वो दोनों चले जाते हैं, डॉक्टर और उसकी बेटी। तो ज्यूरी जो है वो फ़ैसला करती है कि चार्ल्स डार्ने जो है बिल्कुल इनोसेंट है, इसको रिहा कर दिया जाए। तब से चार्ल्स डार्ने को रिहा कर दिया जाता है। कोर्ट का सारा अमला चला जाता है, डॉक्टर और उसकी बेटी जा चुके। चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टर दोनों होटल में आते हैं, खाना खाते हैं। जो डार्ने है वो कार्टन को थैंक्स कहता है कि उसने जान बचाई, लेकिन कार्टन का जो अंदाज़ है वो बहुत ही आर्टिफिशियल टाइप है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसकी ज़िंदगी परेशान और तबाह हाल है। वो अपनी किस्मत का जो है वो बुरी तरह उसकी किस्मत ख़राब हो चुकी है। उसका एक पुराना दोस्त मिलता है, स्ट्राइवर जो है, इसकी एज तकरीबन 30+ है। ये दोनों स्कूल फ्रेंड हैं, स्ट्राइवन और कार्टन। तो कार्टन जो है वो स्ट्राइवर से बात कर रहा होता है। स्ट्राइवन कहता है देखो यार, मेरी लाइफ कितनी सक्सेसफुल हो गई है, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम अपनी लाइफ पे केयर नहीं किया करते थे। जब हम स्कूल में लेक्चर लेते थे तो तुम अपना काम ध्यान से नहीं किया करते थे, तो इस वजह से तुम्हारी लाइफ इस तरह से चल रही है। दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। इनफैक्ट रात को ये अक्सर शराब पीते हैं और गलियों में गश्त करते रहते हैं। और अक्सर जो कार्टन के काम है, कार्टन जो है वो स्ट्राइवर के बहुत ज़्यादा काम भी कर दिया करता है। इनफैक्ट ये बहुत ही कार्टन हेल्पफुल रहा है स्ट्राइवर के लिए। अब तक स्ट्राइवर कोई मुकदमा ऐसा नहीं लड़ता जिसमें उसके साथ कार्टन मौजूद ना हो। कार्टन बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इसके बावजूद उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही और वो अपने ख़ुद को संवारना भी नहीं चाहता। वो इसी तरह शराब वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है। उसके नज़दीक उसकी लाइफ टोटली वेस्ट है ऑलमोस्ट। अब सीन बदली होता है, फ्रांस की तरफ जाते हैं। वहाँ पे एक फैमिली है जिसके सरबराह को मार्क्विस कहा जाता है। तो मार्क्विस ऑफ एवरमोंट जो है ये बहुत ही वेल ड्रेस्ड और रिच बंदा है, 60+ इसकी एज है। तब फ्रांस में जितने भी उमरा थे वो गरीबों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे। उनके कैरेज जो थे वो बहुत ही फ़ास्ट चला करते थे। तो इस एवरमोंट के मार्क्विस का कैरेज जो था ये गलियों में बहुत तेज़ी से कुचलता हुआ सबको जा रहा था। ये बहुत ही फ़ास्ट चलाया करते थे अपने कैरेजेस को। और इसकी बग्घी के जो घोड़े थे उनको 10 बंदों ने रोका थोड़ी देर बाद। जैसे ही उसकी बग्घी को रोका तो एक शख्स जो था वो रो रहा था। लंबे कद का शख्स था, गास्पर्ड उसका नाम था। वो झुका हुआ था और वो रो रहा था। जैसे ही मार्क्विस जो है वो बाहर आता है तो वो शख्स दौड़ता हुआ इसके पास आता है, टॉल मैन गास्पर्ड। तो मार्क्विस कहता है कि क्या हो गया है, रुको। उसको वहीं रोक देता है, तलवार निकाल लेता है। तो जो गास्पर्ड है वो कहता है कि मेरा जो बेटा है तुम्हारे घोड़े के नीचे आके मर गया है, डेड, ही शाउटेड। तो मार्क्विस जो कहता है कि तुम लोगों को केयर करनी चाहिए ना, गलियों में ऐसे फिर रहे होते हो कुत्तों की तरह, अपना ध्यान नहीं रख सकते तुम लोग। देखो, अगर मेरे घोड़ों को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ता। वो एक सोने का सिक्का उछाल देता है उस गास्पर्ड की तरफ कि ये लो, मेरी तरफ से हर जाना अदा हो गया। तो गास्पर्ड जो है वो बड़ा गुस्से में आ जाता है, वो सोने के सिक्के को नहीं उठाता। इतने में एक शख्स आता है, वही जो वाइन शॉप का मालिक था, डिफार्ज। वो आके गास्पर्ड को कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारा वो बेटा जो था वो बिल्कुल आसानी मर गया, यानी उसको देर नहीं लगी, दर्द नहीं हुई, चुप कर जो, सिक्का ले लो। तो जो है मार्क्विस वो बहुत इम्प्रेस होता है डिफार्ज से। वो इससे भी एक सोने का सिक्का देता है और सोने का सिक्का लेके डिफार्ज चलता बनता है। मार्क्विस का कैरेज चलने लगता है तो इतनी देर में आकर सोने का सिक्का उसके कैरेज में गिरता है। गास्पर्ड जो था उसने गुस्से में उठा के वो सिक्का उसके कैरेज में फेंक दिया था। मार्क्विस नीचे उतरता है और चिल्ला के कहता है, कुत्तों, तुम लोगों को होश नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। वापस चलते हैं, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कैसल ऑफ एवरमोंट में वो दाखिल होता है, वहाँ पे वो बैठा होता है। उसकी थोड़ी देर में उसका एक भतीजा आता है। उसके भतीजे का नाम चार्ल्स डार्ने हैं। जी हाँ, वही चार्ल्स डार्ने जो अभी इंग्लैंड की जेल से आज़ाद होकर आया है।
वो कहता है कि तुमने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की लेकिन मैं फिर भी बच गया। मैं मर जाता लेकिन तुम मुझे बचाने ना आते। उसका जो चाचा है वो कहता है बिल्कुल ऐसी ही बात है, मैं तो यहाँ पे भी चाहता हूँ कि तुम्हें फ़्रांस में किसी तरह मार दूँ, लेकिन मेरे बस में नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूँ, ना मैं अदालत में कुछ कर सकता हूँ। चार्ल्स डार्ने कहता है कि मैं यहाँ पे ये बात बताने आया हूँ कि मैं आज से इस ख़ानदान के साथ अपना सारे रिश्ते नाते ख़त्म करता हूँ। ये फ़्रांस का बहुत ही ज़ालिम ख़ानदान है। मेरी माँ ने मुझे जो बातें सिखाई थी मैं उन पे चलूँगा। अगर तुम्हारा किला मेरे हाथ आ गया तो मैं इसमें सारे टैक्सेस माफ़ कर दूँगा। मैं गरीबों की मदद करने की कोशिश करूँगा। तो ये कहकर वहाँ से चला जाता है वो। सुबह खबर आती है कि मार्क्वेस ऑफ एवरमोंड अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। एक्चुअली उसको गास्पर्ड ही ने मारा होता है, जिसके बेटे को वो मार चुका है। 1 साल गुजर जाता है। चार्ल्स डार्ने ने अपने मार्क्वेस ऑफ एवरमोंड का टाइटल तर्क कर दिया। वो इंग्लैंड में चला गया और वहाँ पे वो फ़्रांसी जो ज़ुबान है, फ्रेंच ज़ुबान, वो पढ़ा के वो गुजारा कर रहा है। ट्रायल के बाद से चार्ल्स डार्ने, सिडनी कार्डन, ये दोनों जो हैं डॉक्टर मैनेट के घर आते जाते रहते हैं। एक्चुअली इन दोनों को डॉक्टर की बेटी से प्यार हो चुका होता है। डार्ने जो है वो उसकी आवाज़ को बहुत पसंद करता है। एक दफ़ा वो जाता है, चार्ल्स डार्ने डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर को कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर कहता है कि इसकी एक शर्त है, मैं पूछूंगा लूसी से, अगर वो तुमसे प्यार करती हुई तो तुम दोनों शादी कर लोगे, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। चार्ल्स डार्ने कहता है कि लेकिन इससे पहले मैं आपको ख़ानदान के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है यहीं पे रुक जाओ, जो भी बातें इंपॉर्टेंट जैसी भी बात हुई तो मुझे तभी बताना जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। सिडनी कार्डन भी डॉक्टर के घर जाता है, लेकिन वो कोई अम्यूज़िंग गेस्ट नहीं है वहाँ पे। वो जब बात करता है तो बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, लेकिन अक्सर वो खामोश और अफसरदा बैठा रहता है। उसको दुनिया में किसी चीज़ की परवाह नहीं है सिवाय मिस मैनेट के। एक दफ़ा मिस मैनेट ऊपर काम कर रही होती हैं तो वो उसके कमरे में जाता है और मिस मैनेट जो है उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो उसे अच्छा नहीं समझती होती। मिस मैनेट को वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही बुरे तरीके से गुजार रहा हूँ, आपको देख के मेरे अंदर इंस्पायरेशन आई, एक मोटिवेशन मिली कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा करूँ। मैंने कोशिश की अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने की, लेकिन मैं इस काबिल नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ। ये मज़ीद वर्स ही होती चली जाएगी, मैं इसको जितना सुधारूँगा। आप मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं जो है आपसे मुझे अंदाज़ा नहीं कि मैं किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए। आई एम मच कन्फ्यूज़्ड। और इसके अलावा आपको मेरी बात सुनकर डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपने ये वादा करना होगा कि मैं आपसे जो भी बातें करूँगा आप किसी को नहीं बताएँगी, सिर्फ़ अपने पास रखेंगी। तो मिस मैनेट कहती हैं हाँ ओके तुम बोलो। वो कहता है कि मैं इस काबिल नहीं कि मैं आपको अपना सकूं या आप मुझे अपना सकें। मेरी जो आदतें हैं वो बहुत बिगड़ चुकी हैं, और लेकिन एक मेरी आखिरी ख्वाहिश है, वो ये कि जब आपकी शादी हो जाए और आपके बच्चे हों तो आप मुझे याद रखिएगा। और इसके अलावा ये कि कभी आपको ज़िंदगी में किसी भी जगह पे ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए और आपके प्यारों के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। सीन फिर फ्रांस की तरफ जाता है। वहाँ पे सेंट एंटोनी के डिस्ट्रिक्ट में वही वाइन शॉप, और वहाँ पे डिफार्ज और उसके 3 बागी इनकलाबी साथी मौजूद हैं। वो उसी कमरे में बैठे हैं जहाँ पे डॉक्टर मैनेट बैठा करता था। डिफार्ज अपने साथ एक शख्स को लाया है और उसका दावा ये है कि ये चश्मदीद गवाह है वाक़े का। वो एक मज़दूर होता है, चश्मदीद गवाह। वो बताता है कि जब मैं सड़क पर मज़दूरी कर रहा था तो मैंने मार्क्वेस ऑफ एवरमोंड का जो बग्गी है वो वहाँ से गुज़रते देखी, और मैंने देखा कि उसके नीचे गास्पर्ड, जिसके बेटे को मार्क्वेस ऑफ एवरमोंड के घोड़ों ने कत्ल किया था, वो उस बग्गी के नीचे छुपा हुआ है। और फिर मैंने कुछ दिन बाद उसी गास्पर्ड को 6 सिपाहियों के साथ देखा। वो सिपाही उसे पहाड़ियों पर ले गए और उन्होंने मार्क्वेस ऑफ एवरमोंड के कत्ल के सिलसिले में उसे मार दिया। ये सुन के उन सब बागी इनकलाबियों की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, बदले की आग उनमें जाग उठती है, और वो कहते हैं कि क्या हम पूरे मार्क्वेस ऑफ एवरमोंड यानी एवरमोंड के पूरे ख़ानदान का नाम अपनी लिस्ट पे शामिल कर लें। डिफार्ज कहता है बिल्कुल कर लें। ये वो बागी इनकलाबी हैं जो फ़्रांस में इनकलाब लाना चाहते हैं। एक्चुअली ये कहानी जो है टेल ऑफ 2 सिटीज़, एक इसमें फ़्रांस है और दूसरा इसमें इंग्लैंड है। ये दोनों सिटीज़ के वाक़यात पर मुश्तमिल है। तो ये बागी इनकलाबी जो हैं ये फ़्रांस में इनकलाब चाहते हैं, और ये एक लिस्ट बनाते हैं उन तमाम उमरा की जो गरीबों पर जुल्म करते हैं। और इस लिस्ट बनाने का मकसद ये है कि इस लिस्ट में जिसका भी नाम आएगा ये उसे कत्ल कर देंगे। लिस्ट बनाने की ज़िम्मेदारी मैडम डिफार्ज पर होती है। वो जो अक्सर नीटिंग करती रहती है वो लिस्ट पे यही नाम बुना करती है। डिफार्ज ख़ुद एक इनकलाबी सरबराह है, इसके काफ़ी सारे पुलिस और आर्मी में दोस्त हैं। एक रोज़ ये वापस आता है तो इसकी बीवी पूछती है हाँ भाई क्या ख़बर है। तो ये कहता है, एक्चुअली इसकी बीवी इसे भाई नहीं कहती, ये मैं कह रहा हूँ इसकी बीवी की ज़ुबानी,
सितम ज़रीफ़ी हालात की नज़र आई जाती है। अच्छा, तो इसकी बीवी पूछती है कि क्या ख़बर है। ये बताता है कि मैं आज एक पुलिसमैन से मिला, उसने बताया कि हमारे इलाके में एक नया स्पाई आ रहा है, जासूस आ रहा है जिसका नाम जॉन बारसड है। तो बीवी जॉन बारसड का हुलिया पूछती है। ये उसे बताता है कि उसका कद 5.9 इंच है और उसके काले बाल, काली स्किन, इस तरह के उसके सारा हुलिया बता देता है। तो इसकी बीवी कहती है क्या उसका नाम भी हम लिस्ट में शामिल कर लें। ये कहता है हाँ क्यों नहीं, उसका नाम भी शामिल कर लेते हैं ये। और इस तरह इनकी लिस्ट में काफ़ी सारे नाम आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब इसका हस्बैंड चला जाता है तो जॉन बारसड इनकी दुकान में आता है। मैडम डिफार्ज उसे देखकर पहचान लेती हैं कि ये वही जासूस है जिसकी बात हो रही थी। जासूस इससे काफ़ी बातें उगलवाने की कोशिश करता है लेकिन ये उसे कोई बात नहीं बताती। थोड़ी देर में डिफार्ज खुद भी आ जाता है तो जासूस बताता है कि मैं बातें कर रहा था नॉर्मली आपकी बीवी से और आपने डॉक्टर मैनेट का तो सुना ही होगा। तो ये दोनों मियाँ बीवी कहते हैं हाँ सुना है। तो ये कहता है उसकी बेटी जो है उसने किसी इंग्लिश मैन से शादी नहीं की बल्कि उसने फ्रांस के जो एवरमोंट फैमिली का है मार्क्विस यानी चार्ल्स डार्ने, उससे शादी कर ली है। तो ये मियाँ बीवी सुन के थोड़े से हैरान ज़रूर होते हैं। जो जासूस है वो चला जाता है। तो इसकी बीवी कहती है कि हमने एवरमोंट की तो सारी फैमिली का जो नाम है वो अपनी लिस्ट में शामिल कर रखा है। तो अब जो डार्ने क्या डॉक्टर था उसकी बेटी जो है वो डार्ने से शादी कर रही है, तो फिर क्या हम उसे भी मार देंगे। कुछ ही अर्सा पहले तो हमने डॉक्टर की बहुत हेल्प की और ख़िदमत की। खैर कहानी थोड़ी सी आगे जाती है। सेंट एंटोनी के डिस्ट्रिक्ट में सारे जो बागी सिपाही हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। डिफार्ज उनको लीड कर रहा है, वो उनको डिफरेंट किस्म के ऑर्डर दे रहा है। थोड़ी ही देर में बेस्टील के किले पर अटैक हो जाता है। बेस्टील का जो किला है उसे फ़तह कर लिया जाता है। 8 ग्रेट टावर्स होते हैं, उसके स्टोन वॉल्स टूट जाती हैं उसकी, और उसके जो प्रिजन है वहाँ तक रसाई हासिल कर लेते हैं ये बागी। इसके बाद किंग के महल का मुहासरा किया जाता है। किंग इनकी बातें मानने पर तैयार हो जाता है। कुछ अर्सा बाद जो है वो किंग अपना थ्रोन ही गिव अप कर देता है। अब इस पूरे मुल्क में बागियों का कब्ज़ा है। ये पकड़ पकड़ कर उमरा को मार रहे हैं। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया। जितने उमरा के कासल्स थे वो सारे जला दिए गए हैं। उनमें से एवरमोंट का कासल जो है वो भी जला दिया गया। इन्हीं में से कुछ जो हैं नोबल मैन वो भाग कर लंदन चले गए हैं। लंदन में वो रोज़ाना टेल्सन बैंक पे मिलते हैं। ये उनकी मीटिंग की प्लेस है जहाँ वो अक्सर आया करते हैं, एक दूसरे से ख़बरें शेयर करते हैं, बिज़नेस की बातें करते हैं। अगस्त 1792 के एक दिन चार्ल्स डार्ने भी यहाँ आया हुआ था। वो मिस्टर लॉरे को लंदन से वापस फ्रांस जाने के लिए रोक रहा था कि वो वहाँ पे ना जाएं, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन मिस्टर लॉरे बज़िद थे कि उनके बैंक का जो ऑफ़िस है वो उन्हें ही जाकर संभालना होगा। इतनी देर में किसी ने एक लेटर जो है वो पकड़ाया। उस पर जो एड्रेस था वो मार्क्विस ऑफ एवरमोंट का था। लेकिन मार्क्विस ऑफ एवरमोंट के बारे में कोई भी वहाँ पे नहीं जानता था। जैसे ही चार्ल्स डार्ने ने सुना तो उसे समझ लग गई कि ये उसी के बारे में। एक्चुअली जब 3 साल पहले चार्ल्स डार्ने की लूसी मैनेट से शादी हुई थी तो उसने डॉक्टर मैनेट को अपना रियल नाम बता दिया था, जिसकी वजह से डॉक्टर काफ़ी अरसा परेशान रहे थे और उन्होंने वादा लिया था चार्ल्स डार्ने से कि वो कभी किसी को अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताएगा। इसी वजह से अभी तक लॉरे को भी नहीं पता था कि चार्ल्स डार्ने जो है ये एवरमोंट ख़ानदान से है। जैसे ही उसने चार्ल्स डार्ने ने ख़त पकड़ा वो एक साइड पे चला गया। वहाँ पे जाके उसने पढ़ा तो उसे पता चला कि ये ख़त जो है फ्रांस से उसके एक नौकर गैबेल ने गैबेल जो था ये बहुत ही अच्छा सर्वेंट था। इसने बजाते खुद चार्ल्स डार्ने को भी बहुत अच्छे से सर्व किया था। चार्ल्स डार्ने ही ने इसे छोड़ा था फ्रांस में कि तुम जो है मेरे कासल की हिफाजत करना, यहाँ पे जो ज़मीनें हैं उनमें जो वर्कर्स हैं उनकी खुशहाली के लिए काम करना और उनको अच्छे से तनख्वाह वगैरह देते रहना। तो अब गबेल ने इसे ख़त लिखा कि मुझे जो है वो जेल में डाल दिया गया है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आप काइंडली वापस आएँ फ्रांस और मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएँ। जैसे ही इसने ये ख़त पढ़ा तो इसने सोचा अब ये भी मिस्टर लॉरे की तरह, मिस्टर लॉरे जा चुके थे, इसने सोचा कि ये भी उनकी तरह अब फ्रांस जाएगा चाहे जो भी इसे फ़ेस करना पड़े। अगस्त 1792 में ये निकल पड़ा फ्रांस की तरफ। इसे हर विलेज और हर चेक पोस्ट पर रोका जा रहा था। पुलिस स्टेशंस डिफरेंट तरह के बन चुके थे, सोल्जर्स वहाँ पे बंदूकें ताने खड़े थे। जैसे ही आता हर जो भी वहाँ से पैसेंजर गुज़रता था वो उसकी शनाख्ती पेपर्स जो होते थे वो सारे इंस्पेक्ट करते, फिर उसे आगे जाने देते और चेक करते कि क्या इसका नाम लिस्ट में तो नहीं है। ऐसे ही ये हर चेक पोस्ट पे रुकता रुकता पहुँचता जा रहा था कि एक चेक पोस्ट पे जो सोल्जर थे उन्होंने कहा कि वो इसकी हेल्प कर सकते हैं, अगर ये उन्हें कुछ मनी दे तो ये डायरेक्टली उसे जो है वो पेरिस के गेट तक पहुँचा सकते हैं। इसने उन्हें रकम दी और वो इसे लेकर पेरिस के गेट तक पहुँच गए। वहाँ पे जो शख्स खड़ा था गेट पे उसने कहा कि प्रिजनर्स के पेपर कहाँ हैं। तो डार्ने बड़ा सख्त परेशान हुआ कि ये क्या बात हुई, मैं तो फ्री ट्रैवलर हूँ। ही सेड दैट आई एम ए फ्री ट्रैवलर।
मुझे तो बिल्कुल भी ये सोल्जर्स को तो मैंने पैसे दिए हैं कि आप तक ले आएँ। तो उसने कहा हाँ ओके, मैं मानता हूँ आप फ्री ट्रैवलर हैं, बट नाउ यू आर आवर प्रिजनर। तो ये उसके पेपर्स लेकर गार्ड रूम में चला गया। गार्ड रूम में थोड़ी देर बाद बाहर आया और इसे भी साथ लेकर चला गया चार्ल्स डार्ने को। वहाँ पे जो ऑफिसर बैठा था उसने कहा तो आप हैं मिस्टर एवरमोंट से? चार्ल्स डार्ने ने कहा बिल्कुल मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि आप जो हैं वो जेल में भेजे जा रहे हैं, लॉ फोर्स की जेल में। लॉ फोर्स जेल का नाम है, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन इसने कहा कि मेरे तो पेपर्स भी मेरे पास हैं, इसके अलावा जो है मैं तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री ट्रैवलर की तरह पे आया हूँ और मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन ऑफिसर ने कहा जो इमिग्रेंट्स हैं यानी जो बाहर जा चुके हैं फिर उनको फ्रांस में आकर कोई हक नहीं रहता। वहाँ से ये बाहर निकले, डिफार्ज ने इसके पेपर पकड़े और इसको पीछे आने का कहा और रास्ते में इससे पूछा कि भाई तुम ही हो जिसने डॉक्टर मैनेट की बेटी से शादी की है? इसने कहा बिल्कुल। तो डिफार्ज ने कहा मेरा नाम डिफार्ज है, हम जो है डॉक्टर मैनेट की काफ़ी खिदमत कर चुके हैं। तो इसने पूछा कि क्या लोग तुम भी मेरी थोड़ी सी मदद करोगे? डिफार्ज ने कहा बिल्कुल भी, क्यों हम तुम्हारी मदद करें, हम बिल्कुल भी नहीं मदद करेंगे। तो इसने कहा कि जब मुझे जेल भेज दिया जाएगा लॉ फोर्स की जेल में, तो क्या मैं अपना ट्रायल जो है मेरे ऊपर मुकदमा चलेगा तो मुझे फांसी देंगे, कत्ल करेंगे, या वैसे ही कत्ल कर देंगे, या जेल में बैठ के मुझे ख़तो किताबत की इजाज़त होगी? तो डिफार्ज ने कहा बिल्कुल भी ये इजाज़त आपको नहीं होगी, कोई पता नहीं आपको वैसे ही कत्ल कर दें। उधर मिस्टर लॉरेंस अपने टेल्सन बैंक की बिल्डिंग में ये बैठा सोच रहा था कि चलो शुक्र है यहाँ पे मेरा कोई साथी कैदी नहीं है या किसी के साथ जुल्म नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल यहाँ पे सेफ़ एंड साउंड बैठा हूँ। इतनी देर में उसके दरवाज़े की बेल बजती है। अंदर आने वालों में लूसी मैनेट, डॉक्टर मैनेट और उनके साथ मिस प्रोज हैं। मिस प्रोज जो हैं ये लूसी मैनेट की सर्वेंट हैं। जब से उसकी माँ मर गई थी इन्होंने ही उसे पाला और अब ये लूसी मैनेट के बेबी को पाल रही हैं। अब तक लूसी मैनेट का एक बच्चा भी हो चुका था। तो डॉक्टर मैनेट लॉरी को बताते हैं कि चार्ल्स डार्ने जो है यहाँ पे जेल में डाल दिया गया है, 3 और 4 दिन से वो इसी जेल में है। इतनी देर में बाहर से बेल बजती है और कुछ लोगों का शोर सुनाई देता है। डॉक्टर मैनेट जो है ये खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं तो लॉरी उन्हें रोकता है कि बाहर ना देखिए, बाहर हालात बहुत ख़राब हैं, इस वक्त हर तरफ गुंडे फिर रहे हैं। तो डॉक्टर मैनेट लॉरी को कहता है वे तू चुप कर वे, मैं इधर 18 साल रह के गया हूँ, मैं यहाँ के लोगों को जानता हूँ, यहाँ के लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। डॉक्टर मैनेट जो है ये पेरिस वालों में एक हीरो की तरह होते हैं, लोकल हीरो की तरह, क्योंकि ये उधर पेरिस की जेल में 18 साल रह चुके हैं और ये 3 जेलों में सर्व करते रहे हैं बतौर डॉक्टर। तमाम लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे तो लोग इनका बहुत एहतराम करते हैं। तो जब लॉरी ने यह सुना तो उसने कहा ऐसी बात है तो फिर तुम बाहर जाओ, जो बाहर लोग खड़े हैं उनसे बात करो और उनको कहो कि वो तुम्हारी हेल्प करें। बाहर तकरीबन 30-40 लोग जो हैं वो ग्राइंड स्टोन पे अपने हथियार तेज़ कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ की कमीज़ें उतरी होती हैं, हर तरफ खून के धब्बे उनके हथियारों पे भी लगे होते हैं। ऐसे में डॉक्टर मैनेट बाहर आता है कॉन्फिडेंस के साथ और उनसे बात करता है। मिस्टर लॉरी जो हैं वो खिड़की में से देख रहे होते हैं। मिस्टर लॉरी को कुछ सुनाई नहीं देता। इतने में ही वो जो सारे बाहर गुंडे खड़े होते हैं वो नारा लगाते हैं, लॉन्ग लिव द प्रिजनर ऑफ बेस्टील, सेव एवरमोंट एट लॉ फोर्स। तो अब वो सारे गुंडे चल पड़ते हैं चार्ल्स डार्ने को बचाने के लिए। मिस्टर लॉरे वहीं से खिड़की में खड़े होकर देख रहे होते हैं। वो मिस मैनेट के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे बाप का तो यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस है रही, वो तो चले गए हैं उसको बचाने के लिए और अब तुम्हें दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना होगा, इंतज़ार और ख़ामोशी से इंतज़ार। अगली शाम को डिफार जो है मिस्टर लॉरे से मिलने के लिए आता है। उसके पास डॉक्टर का ख़त होता है जिसमें लिखा होता है कि चार्ल्स लॉ फोर्स में बिल्कुल सेफ है लेकिन मैं अभी यहाँ से नहीं आ सकता। इसके अलावा एक और नोट होता है जो मैडम डिफार्ज के पास होता है जो बाहर बैठी होती है। वो नोट चार्ल्स डार्ने ने अपनी बीवी के लिए लिखा होता है। चार्ल्स डार्ने से वो नोट लेते हैं और जब वो पढ़ती है उसकी बीवी तो उस पर लिखा होता है कि मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ, तुम्हारे बाप का यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस है और तुम इस ख़त का रिप्लाई नहीं करोगी। तो जो उसकी बीवी है मैनेट वो डिफार्ज का बहुत शुक्रिया अदा करती है। लेकिन मैडम डिफार्ज जो हैं वो बहुत ही सख्त किस्म की औरत हैं और मिस्टर लॉरी जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये जो मैडम डिफार्ज है ये इसका यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस है और ये यहाँ पे इसलिए आई है ताकि तुम्हारी हिफाजत कर सके, तुम्हें पहचान सके, इसे तुम्हारा पता हो, अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो ये तुम्हें उस मुश्किल से निजात दे सके। इतनी देर में मिस प्रोज जो हैं वो लूसी का बेटा उठा के बाहर आती हैं, यानी लूसी मैनेट के बेटे को लेकर बाहर आती हैं। तो मैडम डिफार्ज देख के पूछती है कि ये लूसी मैनेट का बेटा है? तो वो कहती हैं हाँ। मैडम डिफार्ज कहती हैं लीजिए मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ यहाँ से।
एक्चुअली मैडम डिफार्ज का मकसद ये था कि वो इनको हर हालत में ख़त्म कर सके। इसका इनसे दुश्मनी क्या थी मैडम डिफार्ज की, ये आगे चलकर पता चलेगी। जब मैडम डिफार्ज जाने लगती है तो लूसी मैनेट जो है उसको कहती है कि प्लीज़ आप तो मेरे शोहर को बचा सकती हैं, आप कोशिश कीजिए कि वो बच जाएँ। तो मैडम डिफार्ज कहती हैं कि तुम्हारे बाप का यहाँ पे तो बहुत इन्फ्लुएंस है, तो देखो फिर वो क्या करते हैं, मुझसे क्यों कहती हो, वो अगर कह रहे हैं कि वो छुड़वा लेंगे तुम्हारे हस्बैंड को तो वो छुड़वाने दो उन्हें। फिर ऐसे ही इंतज़ार में 3 दिन गुजर जाते हैं। चौथे दिन सुबह सुबह डॉक्टर मैनेट आता है। डॉक्टर मैनेट लूसी को वो तमाम हालात नहीं बताना चाहता जो उसने देखे हैं। लूसी जानती है कि पेरिस में जुल्म बहुत हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि अब तक 1100 कत्ल हो चुके हैं लोग, और ये 4 दिन तक कत्लेआम प्रिजनर्स का जारी रहा है। डॉक्टर लॉरी को बताता है कि प्रिजनर्स के उन्होंने कुछ जज मुकर्रर कर रखे हैं। जज जैसे ही कोई प्रिजनर आता है उसके कागजात देखते हैं, या तो वो उसे कत्ल कर देते हैं या वापस जेल में डाल देते हैं, या अगर ज़रूरी हो तो वो उसे रिहा कर देते हैं। डॉक्टर बताता है कि वो एक जज के पास गया और जज को उसने जाके कहा कि मैं यहाँ पे बेस्टील के किले में 18 साल रह चुका हूँ, कैदी हूँ। यहाँ पे मैंने लोगों की बहुत खिदमत की है। 3 जेलों में जो है पेरिस के 3 जेलों में मुझे डॉक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया था, उनमें से ला फोर्स भी एक किला है। तो डॉक्टर जब जज ये बात सुनते हैं तो उनमें से एक जज डिफार्ज बतौर जज था वहाँ पे, वो कहता है कि डॉक्टर बिल्कुल सच बोल रहा है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। डॉक्टर कहता है कि मेरा एक दामाद है यहाँ पे चार्ल्स डार्ने नाम का, मैं उसकी रिहाई चाहता हूँ। प्रेसिडेंट ज्यूरी का कहता है कि डॉक्टर मैनेट ये काम तो नहीं हो सकता कि हम उसे रिहा कर दें। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि हम उसे कुछ ना कहें, जेल में ही वो रहे। डॉक्टर मैनेट कहता है चलिए ठीक है, यही सही, जेल में रहने दीजिए, कुछ ना हो, लेकिन एक काम करिए कि आप मुझे भी उस जेल में मुंतकिल कर दीजिए, मैं भी उसके साथ जेल में रहूँगा और मुझे आज़ादी दीजिए कि मैं जेल में आ सकूँ। तो डॉक्टर को वो इस चीज़ की इजाज़त दे देते हैं। डॉक्टर उसको रिहा करवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। अब 1 साल और 3 माह हो चुके हैं चार्ल्स डार्ने को उसी जेल में सड़ते हुए, और अब तक जो किंग था पेरिस का, उसको ग्लूटीन के ज़रिए कत्ल कर दिया गया। ग्लूटीन एक लकड़ी का आला सा होता है, लकड़ी के, मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा, ऐसे मुझे बताना नहीं आ रहा, जिसमें ऊपर से ब्लेड छोड़ा जाता है गर्दन रख के, और गर्दन एक लम्हे में कट जाती है। अब तक पेरिस जो है वो रिपब्लिक बन चुका है। यहाँ पे फ्रीडम, इक्वालिटी और ब्रदरहुड के नाम पे डेथ बेची जा रही है। किंग का अपना सर कट चुका है। एक लॉ पास हो चुका है कि कोई भी शख्स जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी किस्म के जुर्म में मुलव्वस पाया गया, किसी किस्म के जुर्म का शक भी गुजरा उस पर, तो उसको उठाकर जेल में डाला जाएगा और उसका सर ग्लूटीन से काट दिया जाएगा। इन सारे हालात में जो मिस मैनेट थी वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत परेशान रहती है। वो इंतज़ार करती है कि किसी भी लम्हे उसको अपने हस्बैंड की मौत की खबर आ पहुँचेगी। यहाँ पे फ्रीडम, इक्वालिटी से ज़्यादा डेथ सस्ती थी, लिहाजा छक्कड़ के छक्कड़ भर कर लाए जाते हैं। रोज़ हज़ारों सर कटते हैं रोज़ाना की बेस पे। 3 बजे के करीब चार्ल्स डार्विन के जेल के पास रोज़ाना मिस मैनेट जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक खिड़की होती है जहाँ से चार्ल्स डार्विन उसे देख सकता है, लेकिन ये उसे नहीं देख सकती। तो ये वहाँ पे रोज़ाना जाया करती है कि शायद वो मुझे देख ले। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन चार्ल्स डार्ने का ट्रायल होना होता है। कोर्ट में 5 जजेस बैठे होते हैं जो इससे पहले तकरीबन 15 प्रिजनर्स को 1.5 घंटे के अंदर अंदर गैलोटीन तक पहुंचा चुके होते हैं। चार्ल्स डार्विन को बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है कि इस मुल्क का कानून है कि कोई भी एमिग्रेंट जो होगा उससे कत्ल कर दिया जाएगा। उससे पूछता है प्रेसिडेंट, क्या तुम इंग्लैंड से यहाँ आए हो? चार्ल्स डार्ने कहता है बिल्कुल, मैं इंग्लैंड से आया हूँ, लेकिन जब मैं आया था तब मुल्क का ये कानून भी नहीं था, और मैं उस सेंस में एमिग्रेंट भी नहीं हूँ जिस सेंस में आप समझ रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ के एवरमोंट के कबीले से हूँ। मैंने अपना नोबल मैनशिप छोड़ दी है, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है गरीबों में बांट दी थी, और मैं इंग्लैंड में ही अपना गुज़र बसर कर रहा हूँ। तो प्रेसिडेंट कहता है क्या आप तुम इस बात को प्रूव कर सकते हो? चार्ल्स डार्ने कहता है जी सर, मेरे पास 2 प्रूफ हैं, एक डॉक्टर मैनेट और दूसरा मेरा नौकर गैब्रिएल। प्रेसिडेंट जितला देने वाले अंदाज में कहता है लेकिन तुमने शादी तो की एक इंग्लिश वूमेन से। चार्ल्स डार्ने कहता है जी नहीं, वो इंग्लिश वूमेन नहीं बल्कि डॉक्टर मैनेट की बेटी लूसी मैनेट हैं, शी इज़ ए फ्रेंच लेडी। प्रेसिडेंट पूछता है लेकिन तुम फ्रांस वापस क्यों आए? तो वो कहता है मेरा एक नौकर था जो मेरा अभी गवाह भी है, विटनेस भी है इस बात का, मैं उसकी हेल्प करने के लिए वापस रिपब्लिक में आया हूँ। क्या ये लॉ के ख़िलाफ़ है कि मैं अपने नौकर के लिए हूँ? प्रेसिडेंट कहता है बिल्कुल नहीं, इसके गवाह बुलाए जाएँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गैब्रिएल को बुलाया जाता है, उसकी गवाही वसूल कर ली जाती है। उसके बाद डॉक्टर आता है, डॉक्टर की गवाही पर
ये साबित हो जाता है कि जो चार्ल्स डार्ने है ये बिल्कुल आज़ाद है, इसका कोई कसूर नहीं है, लिहाजा उसे रिहा कर दिया जाता है। सब चार्ल्स डार्ने की रिहाई पे बहुत खुश होते हैं। उनका प्रोग्राम होता है कि इवनिंग को ही हम निकल जाएंगे। सारे पैकिंग कर चुके होते हैं। उनके दो नौकर यानी मिस प्रोज और जेरी क्रंचर, इन दोनों को बाज़ार से ज़रूरी सामान लेने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन शाम से कुछ पहले 4 लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं और चार्ल्स डार्ने को आकर गिरफ़्तार कर लेते हैं। डॉक्टर उनसे पूछता है कि भाई हुआ क्या है, अब क्यों गिरफ़्तार कर रहे हो? वो कहते हैं कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं। डॉक्टर कहता है कि कुछ बताओ, क्यों ऑर्डर्स मिले हैं? वो कहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ गवाही आई है। डॉक्टर कहता है कि इसकी गवाही? तो वो कहते हैं ये कल आपको कोर्ट में सारी बातें पता चलेंगी। मिस प्रूस और जेरी क्रंचर बाज़ार में जाते हैं। वाइन शॉप पे वो मिस जो हैं वाइन ख़रीद रही होती हैं मिस प्रूस, तो उसे एक शख्स नज़र आता है और वो बहुत खुशी से तालियां बजाती है उसे देखकर और ओह सोलमॉन, डियर सोलमॉन कहकर उसके पास जाती है। सोलमॉन उसे इशारा करता है कि खामोश रहो। एक्चुअली सोलमॉन जो है मिस प्रूस का ब्रदर होता है जो इतने अरसे बाद उसे नज़र आता है। सोलमॉन उसे कहता है कि चुप रहो, मैं अब फ्रेंच गवर्नमेंट का जासूस हूँ। यहाँ पे मेरा नाम सोलमॉन नहीं, मेरा नाम कुछ और है। अगर तुम ये नाम पुकारोगी तो मुझे ख़तरे में डाल दोगी। जेरी क्रंचर उसे देख के कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो लंदन में देखा है मिस्टर स्पाई, लेकिन तुम्हारा नाम तब सोलमॉन भी नहीं था, तुम्हारा नाम तो कुछ और था। तो उसी वाइन शॉप के एक कोने से आवाज़ आती है कि इसका नाम जॉन बारसट था। ये सिडनी कार्ल्टन की आवाज़ थी। सिडनी कार्ल्टन एक हीरो की तरह यहाँ एंट्री मारता है। मिस्टर लॉरी ने उसे सब बता दिया था कि चार्ल्स डार्ने के साथ ये हो चुका है। सिडनी कार्ल्टन कहता है कि जॉन बारसट अब सिपाही है इस रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के लिए और अब ये प्रिजनर्स की जासूसी करता है। बारसट को तब रियलाइज़ होता है कि कार्टर तो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। कार्ल्टन को इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि अगर उन्होंने चार्ल्स डार्ने को दोबारा पकड़ लिया है तो अब डॉक्टर मैनेट भी उसे किसी तौर पर बचा नहीं सकते। वो सारे प्लान तैयार करके आया था, लेकिन उसे इस सब के लिए बारसट की ज़रूरत थी। उसने तैयार किया लॉरे और दीगर अफराद को कि अपने पेपर्स तैयार रखो, घोड़े तैयार रखो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ा। उसने बारसट को किसी तरीके से राज़ी किया। उधर डार्ने का ट्रायल शुरू हुआ। उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि ये क्रूएलेस्ट ऑफ नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। ही इज़ फ्राम एवरमॉन्ट। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसे किसी तौर पर बख्शिश नहीं मिलनी चाहिए और इसके ख़िलाफ़ हमारे पास 3 गवाह भी मौजूद हैं। उन गवाहान में एक नाम डिफार्ज, दूसरा नाम मैडम डिफार्ज और तीसरा नाम डॉक्टर मैनेट का था। जैसे ही उसने डॉक्टर मैनेट का नाम बोला, पूरा कोर्ट हैरान था कि डॉक्टर मैनेट और अपने दामाद के ख़िलाफ़ चार्ल्स डार्ने के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर मैनेट भी पीले पड़ चुके थे। वो खड़े होकर कहते हैं कि ये बिल्कुल बहतान बांधा जा रहा है मुझ पर, मैं इसके ख़िलाफ़ गवाही क्यों दूँगा। तो प्रेसिडेंट ने सबको खामोश करवाया। सबसे पहले कटहरे में डिफार्ज को बुलाया गया और उसने कहा कि मैं डॉक्टर मैनेट का सर्वेंट था बचपन में, मैंने इनको बहुत सर्व किया। जब इनको बेस्टील के किले में रखा गया तब भी वहाँ से रिहा होने के बाद ये मेरे ही घर रहे। एक्चुअली डॉक्टर मैनेट सेल नंबर 105 नॉर्थ टावर बेस्टील वहाँ पे रहते थे। जब वो वहाँ से गए तो मैं एक प्रिजनर ऑफिसर और एक और शख्स के साथ जो अब यहाँ पे ज्यूरी में मौजूद है, उसके साथ मैंने उनके कमरे की तलाशी ली तो मुझे वहाँ से कुछ पेपर्स मिले। वो पेपर्स मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। और वो पेपर्स डॉक्टर ही ने लिखे थे। डॉक्टर ने लिखा कि ये दिसंबर 1757 की बात है, मेरे पास 2 जेंटलमैन आए। उन्होंने कहा कि कोई शख्स बीमार है, लिहाजा मुझे इलाज करना चाहिए। मैं जब गया तो मैंने देखा कि एक लड़की जिसके हाथ पांव बांध कर रखे हुए हैं उन्होंने, और उसकी वहशतनाक चीखें और आंखें मुझे घूरे जा रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उसका इलाज करने की कोशिश की। इसके साथ ही मुझे नीचे वाले कमरे में एक लड़के की चीखें सुनाई दी। मैं भागकर उसके पास गया। उसको तलवार का एक गहरा ज़ख्म लग चुका था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया जिन 2 नोबल्स मैन यानी जो मेरे साथ खड़े थे वो दोनों एवरमॉन्ट फैमिली के ब्रदर्स थे। एक मार्क्विस ऑफ एवरमॉन्ट और दूसरा उसका भाई था, यानी एक चार्ल्स डार्ने का चचा और एक उसका बाप था। तो वो दोनों वहाँ पे खड़े थे। वो लड़का मुझे कहता है कि इन दोनों ने हमारे ख़ानदान पर बहुत ज़्यादती की है। मेरा बाप, मैं, मेरी बहन, हम सब इनके ग़ुलाम थे। हम इनकी ग़ुलामी किया करते थे, काम किया करते थे, लेकिन इन्होंने हमें कुत्तों से ज़्यादा बदतर सज़ाएँ दी। मेरी बहन की हम लोग शादी कर चुके थे, लेकिन एक दिन एवरमॉन्ट के मार्क्विस का भाई आया और उसको मेरी बहन पसंद आ गई। तो इन दोनों ने ये किया कि मेरी बहन के हस्बैंड को
इस कदर उन्होंने पुरमशक्क़त काम लिया कि सारी रात उसे बाहर खड़े रखा, उससे सर्दी में ठठरने दिया, उससे जानवरों से बदतर सलूक किया, उसे बग्घी में जोते रखा, बिलाखिर वो मर गया। अब इन्होंने मेरी बहन को उठा लिया, मेरे बाप को इस सदमे से मौत आ गई। मैंने जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी तलवार से घायल कर दिया। मेरी एक छोटी बहन है जो इनके कत्ल से बच चुकी है, ये कहते हुए वो मर गया। अब वो मर चुका, लेकिन डॉक्टर मैनेट को उन्होंने कहा कि तुम किसी को कोई बात नहीं बताओगे बाहर जाकर, दोनों नोबल्समैन ने। इसके लिए उन्होंने रकम भी दी, लेकिन डॉक्टर मैनेट ने कबूल ना की। डॉक्टर मैनेट जब वापस घर आता है तो उसने इरादा बनाया कि वो लिखेगा, वो ये सब लिखेगा। लिहाजा उसने मिनिस्टर के नाम ख़त लिखा, लेकिन ये ख़त कहीं उन्हीं के मार्क्विस ऑफ एवरमोंट के हाथ लग गया। शाम के वक्त इसका दरवाज़ा बजा, ये बाहर निकला और इसने देखा कि इसको बग्घी में बिठाया गया किसी मरीज़ की हेल्प करने के लिए, लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ बांध दिए गए हैं और उन्होंने उठाकर इसे बेस्टील की जेल में डाल दिया है और इसका ख़त इसके सामने जलाकर नीचे फेंक दिया। यूं डॉक्टर मैनेट जेल में पहुंच चुका था, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने इस उम्मीद से ये ख़त लिखा कि एक दिन वक्त बदलेगा और लोगों को उनके किए की सज़ा इस ख़त के मुताबिक मिलेगी। ये सुनने के बाद ज्यूरी और जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद थे, उन सब के दिलों में एवरमोंट के लिए और नोबल फैमिली के लिए गुस्सा और गज़ब की फीलिंग्स जाग उठी। सब गुस्से में थे और सारे डार्ने के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वो नोबल मैन से था और वो मार्क्विस ऑफ एवरमोंट था जो कि रिपब्लिक के दुश्मन थे। सारे जजेज़ ने बेयक ज़ुबान फ़ैसला सुनाया कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर चार्ल्स डार्ने को फांसी पर लटका दिया जाएगा। गुलोटीन कर दिया जाएगा। उसी शाम सिडनी कार्ल्टन जो था वो मैडम डिफ़ार्ज और डिफ़ार्ज की वाइन शॉप में गया। वहाँ पे उसने ख़ुद को ये ज़ाहिर किया कि उसे बहुत ही कम फ्रांसीसी ज़ुबान आती है। ही नो ए वेरी फ्यू वर्ड्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। सो वहाँ पे डिफ़ार्ज और मैडम डिफ़ार्ज एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैडम कह रही थी कि तुम इन लोगों को चाहते हो कि डॉक्टर की बेटी और उसका जो बेबी है वो बच जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। तुम ऐसा कह सकते हो कि वो बच जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं उसी ख़ानदान से हूँ जिस पे मार्क्विस ऑफ एवरमोंट ने जुल्म किए थे। मैं उसी की बहन हूँ जिसकी बहन को इन्होंने सताया था, मारा था। मैं उसी भाई की बहन हूँ जिसको इन्होंने कत्ल कर दिया था। मेरा बाप जो था इन्हीं की वजह से मर गया था। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं चाहूँगी कि चार्ल्स डार्ने, उसकी बीवी और उसके बेटे सब के सब को कत्ल कर दिया जाए। ये सुनने के बाद हमारा जो हीरो है सिडनी कार्ल्टन, उसको रियलाइज़ हुआ कि ये तो लूसी और उसके बेबी को भी ख़तरे में है। तो वो भागा भागा लॉरी के पास आया। उसने कहा कि अपने पेपर तैयार करो, हम अभी के अभी जो है पेरिस लीव करने वाले हैं। इसके बाद अगले दिन एग्जीक्यूशन होनी थी 3 बजे। तो 2 बजे के करीब प्रिजनर्स को ले जाया जाना था गुलोटीन के लिए। डार्ने ने एक ख़त लिखा अपनी बीवी लूसी के नाम। उस ख़त में वो कहता है कि जो जब तक तो तुम्हारे बाप के ये ख़तूत पढ़ कर नहीं सुनाए गए थे तब तक मैं बिल्कुल वाक़े से लाइल्म था। मैं माज़रत चाहूँगा, मुझे ये सब नहीं पता था कि ये सब हो चुका है। तुम्हारे बाप के साथ मेरे ख़ानदान ने ये सारे जुल्म किए हैं। और वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने मुझे मना किया था कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊँ कि मैं एवरमोंट से हूँ, और अब मुझे उसकी वजह समझ में आ रही है। दिन करीबन 1 बजे के करीब बारसेट को साथ लिए सिडनी कार्ल्टन डार्ने के उस कमरे तक पहुंचता है जहां वो कैद होता है। डार्ने देखकर बहुत हैरान रह जाता है कि मैं यकीन ही नहीं कर सकता, तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। ये वो बातें करने लग जाता है। कार्ल्टन उससे कहता है बस चुप रहो। उसके मुंह पर एक हैंडकरचीफ रखता है जिसमें उसने नशा मिलाया होता है, यानी बेहोशी वाली दवा होती है, वो उसके मुंह पर रखता है। तो डार्ने वहाँ पे बेहोश हो जाता है। ये अपने कपड़े उसके साथ तब्दील कर लेता है, उसके बाल ख़राब करके खुद अपने बाल संवार करके बैठ जाता है और बारसेट को कहता है कि डार्ने को ले जाओ और रास्ते में जो खड़े होंगे दरवाज़े के बाहर उनको बताना कि ये जब आ रहा था, यानी कार्ल्टन जब आ रहा था तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो अब ये दोस्त की ये हालत देखकर और दोस्त के मौत की सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो इसलिए ये बेहोश होकर गिर गया है। यानी ख़ुद को रिप्लेस कर लेता है, ख़ुद जेल में बैठ जाता है और डार्ने को कार्ल्टन बनाकर बारसेट के साथ भेज देता है। उधर मैडम डिफ़ार्ज ये प्लान बना रही होती है कि हम डॉक्टर मैनेट की बेटी और उसके बेबी को कभी नहीं बख्शेंगे। वो कहती है कि मेरे पास एक प्लान है,
हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही चार्ल्स डार्ने की डेथ होगी, हम उसकी वाइफ लूसी के पास जाएंगे, हम उसको हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कहने पर आमादा करेंगे। ये बहुत इजी काम है कि अगर आपको आपके प्यारे की डेथ हो चुकी हो तो आप ऐसी वैसी बातें कर दोगे। और उस वक्त का ये कानून था कि अगर आप हुकूमत या रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के ख़िलाफ़ कोई भी बात करते हो, आपका सर जो है वो गिलोटिन से काट दिया जाएगा। इवन आप अगर सिंपैथी शो करते हो जिनको हुकूमत ने गिलोटिन किया है उनके लिए, तब भी आपका सर काट दिया जाएगा। ये भागी भागी उधर टेल्सन बैंक जाती है, लेकिन इसके पहुंचने से पहले वहाँ से अलेक्जेंडर मैनेट, उसकी बेटी लूसी, सिडनी कार्टन जो कि हकीकत में चार्ल्स डार्ने था, और जारविस लॉरी, ये सब वहाँ से निकल चुके होते हैं। ये अपने पीछे मिस प्रोज को छोड़ के जाते हैं और जेरी क्रंचर को, ताकि इकट्ठे हम सब निकलेंगे तो हुकूमत को शक हो जाएगा, वो हमारी चेकिंग करने लग जाएंगे, लिहाजा तुम लोग बाद में आ जाना 3 बजे के बाद, हम लोग अभी निकल जाते हैं। तो पीछे मिस प्रोज बची होती हैं। जैसे ही मैडम डिफार्ज अंदर एंटर होती है तो वो बड़ी हैरान हो जाती है एक कमरे की सेटिंग को देख के, उसमें उथल पुथल को देख के कि ये क्या हुआ है। वो मैडम डिफार्ज जो है वो उसको घूरती है मिस प्रोज को, और उसको जल्दी शक हो जाता है कि शायद वो लोग जा चुके हैं। तो वो कहती है कि मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। मिस प्रोज को भी पता होता है कि ये किस नीयत से आई है। मैडम डिफार्ज दरवाजे की तरफ लपकती हैं, मिस प्रोज जो है उसे पीछे से पकड़ लेती है। मिस प्रोज जो थोड़ी वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन जैसे ही मैडम डिफार्ज अपने ब्लाउज से पिस्टल निकालती हैं तो पूरे रूम में धुआं ही धुआं फैल जाता है। फ्लैश और क्रैश की आवाज़ होती है। जब धुआं छटता है तो नज़र आता है कि मैडम डिफार्ज जो हैं वो अपने फ़र्श पर मरी पड़ी हैं, और वहाँ पर जो मैडम प्रोज थी वो थोड़ी सी बहरी हो गई हैं। उधर हुकूमत वाली तरफ चलें तो वहाँ पे 6 छक्कड़ भर के लाए जाते हैं 52 प्रिजनर्स के। उन सब को गिलोटिन किया जाना होता है। मैडम डिफार्ज उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं होती, और वहाँ ख़वातीन जो होती हैं वो बातें कर रही होती हैं कि मैडम डिफार्ज ने तो ऐसा इवेंट कभी मिस किया नहीं, आज उसे क्या हो गया। लेकिन अब मैडम डिफार्ज कभी नहीं आएगी क्योंकि वो मर चुकी है। इसी के साथ चार्ल्स डार्ने का नाम पुकारा जाता है। सिडनी कार्टन जो कि चार्ल्स डार्ने के रूप में था, गिलोटिन की तरफ बढ़ता है। वो इस वक्त उसकी आंखों में चमक थी, वो बिल्कुल पुरसुकून होकर गिलोटिन के नीचे सर रख देता है। उसके चेहरे पर इतना इत्मीनान था कि पूरे शहर के लोगों ने ऐसा इत्मीनान किसी और के चेहरे पर नहीं देखा। गिलोटिन का ब्लेड सर पर गिरने से पहले कार्टन अपने आप से सोचता है कि उसने ज़िंदगी में जितने भी आज तक काम किए हैं, ये उन कामों में सबसे अजीम काम है। उसकी ज़िंदगी बेकार थी, लेकिन आज उसने अपनी ज़िंदगी को कारआमद बना दिया। ब्लेड गिरता है और कार्टन का सर तन से जुदा हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्ले एंड हो जाता है।